हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज 26 जुलाई है। आज के दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कारगिल विजय एक बहुत ही साहसपूर्ण विजय थी हमारी। इसको जीतने के लिए हमने क्या-क्या बलिदान दिए और किस तरीके से जीता और कैसे हराया, इसके बारे में पूरा बताएँगे। और इस लड़ाई के बारे में जो हमारा संघर्ष था, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो जैसे आपको ये मैप दिख रहा होगा, इस मैप में मैं कुछ पॉइंट आउट चीज़ें कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारे मेन जो है, ये कारगिल की लड़ाई हुई थी। देखिए, कारगिल लड़ाई का मेन जो मुद्दा था, ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये समझिए। श्रीनगर और लेह, जो आपको ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये है NH1D, ठीक है। ये NH1D है, NH1A और NH1D, ये कनेक्ट होती है। इसका मतलब श्रीनगर से लद्दाख के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो ये है। इसको काट कर लद्दाख को कश्मीर से अलग करना, ये कारगिल का युद्ध का मेन मकसद था, जो पाकिस्तानी आर्मी करना चाहती थी। तो कारगिल को अलग करना, इसका अर्थ ये है, एक बार कारगिल अगर अलग हो गया तो सियाचिन ग्लेशियर पे जो भी भारतीय सेना है, उन तक जो जीवन रेखा हम लोग पहुंचाते हैं, भोजन या फिर आर्टिलरी, कपड़े, इन सबको बंद कर देना। पाकिस्तान की पूरी ये कुटिल योजना थी। तो प्रारंभ में जो मैं कुछ पॉइंट आउट कर देता हूं कि क्या कौन कौन से रीजन थे। या आपको दिख रहे हैं टाइगर हिल, ये पड़ती है मुश्कोह में, द्रास, कक्सार, कारगिल और बाटालिक। ये क्षेत्र जो हैं, इन 4 क्षेत्रों में मुख्यतः लड़ाई हुई थी, 5 क्षेत्रों में। तो इनको एक और मैप के जरिए जानते हैं हम लोग कि क्या पोजीशन रही थी और किस किस तारीख से क्या क्या परिस्थितियां बिगड़ती गई, जो युद्ध की तरफ ले गई। और अंत में जानेंगे कि इस युद्ध का एक अकेला व्यक्ति जिम्मेदार था, ये भी जानेंगे। तो देखिए, ये बहुत अच्छा मैप है। स्टार्टिंग हुई थी 6 मई से। 6 मई 1999, मैं ईयर बात कर रहा हूँ, 1999 में कारगिल वार हुई थी। तो 6 मई 1999 के दिन एक जो बॉर्डर एरिया पे चरवाहा था। देखिए, जो बॉर्डर एरिया में जो गांव वगैरह लोग रहते हैं, वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। वो हमारे लिए एक एजेंट का काम करते हैं, बताते हैं कि घुसपैठ वगैरह कैसे हो रही, सबसे पहले खबर वही देते हैं। तो 6 मई 1999 को एक चरवाहे ने घुसपैठियों की रिपोर्ट दी कि 9 से 10 लोग जो हैं, इन लोगों ने बाल्टिक सीमा में बटालिक सीमा में इन्फिल्ट्रेशन की है, मतलब घुसपैठ की है। तो इस घुसपैठ को चेक करने के लिए एक दल भेजा गया। अब देखिए, डेट वाइज बता रहा हूँ कि कहाँ पे कौन कौन सी घुसपैठ हुई। 6 तारीख को बटालिक में, 7 तारीख को इस इन्फिल्ट्रेशन को ध्यान बटाने के लिए, इसे हम लोग कई मूवी में देखा होगा ना आप लोगों ने, कि कहते हैं कवर फायर दो, कवर फायर। तो कवर फायर क्यों दिया जाता है? कि वो लोग आराम से निकल जाएं। तो 7 तारीख को पाकिस्तान ने आर्टिलरी से फायर किए, जो इंडियन पेट्रोलिंग टीम थी उनके ऊपर। तो वहाँ पे कुछ ट्रूप की, मतलब इंडियन के जो आर्मी की ट्रूप थी, उनकी और जो घुसपैठिए थे, इनके बीच में थोड़ी क्लैश भी हुई। 9 तारीख को पाकिस्तान ने हैवी डैमेज किया और 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में बाकी जो 3 हमारे एरिया थे, द्रास, कक्सार और मस्को वैली के अंतर्गत ही आता है हमारा हिल टॉप। तो यहाँ पर घुसपैठ हुई। इस घुसपैठों को पता लगाने के लिए कि हो रही है कि नहीं हो रही, कि आतंकवादी संगठन है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने स्टार्टिंग मना कर दिया कि ये हमारा नहीं, ये अन्य वहीं के जो लोकलाइट हैं, जो वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप हैं,
और वो घुसपैठ कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जब बाद में एक टीम भेजी गई 10 जून 1999 को एक टीम भेजी जाती है कि जांच करके आइए कि क्या हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, 10 जून को उन जो टीम भेजी गई थी जांच करने के लिए, उन सबकी बॉडी पाई जाती है कि उन सैनिकों को जो टीम हमारी गई थी उनको मार दिया गया है। ठीक है, वो शहीद हो गए हैं। तो इन शहीद में सबसे बड़ा जो नाम था वो थे मेजर सौरभ कालिया। इन शहीदों में सबसे बड़ा जो नाम था वो थे मेजर सौरभ कालिया। बहुत बड़ा नाम था ये और इनकी 5 टीम, 5 अन्य मेंबर, मतलब कुल मिलाकर 6 लोग। ये लोग गश्त पर निकले थे पता करने के लिए। तो 10 जून 1999 को ये पाया गया कि ये 6 वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो अब इसका मतलब स्पष्ट हो गया था कि हाँ, अब वार स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान ने पूर्णतः ये नहीं बताया कि हाँ, क्या हो रहा है। देखिए, भारत के सामने यहाँ पर आप मैप में क्लियर देख पा रहे होंगे कि पहाड़ रीजन है पूरा ये। तो पहाड़ पर अगर कोई आदमी किसी को जीतते रहना है तो उसे होना चाहिए टॉप पर, मतलब हिल के टॉप पर अगर है तो उसे सबको दिखता रहेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हिल के टॉप पर पाकिस्तानी आर्मी पहुंच गई थी। तो इस सबको हमें अलग करने के लिए हम लोगों ने चलाया। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय संबंधित है कारगिल युद्ध से। ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहाड़ी रीजन पे लड़ाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि हम लोग मैदान में बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये थी पीठ पीछे वार करने वाली लड़ाई। अब पाकिस्तानियों ने पीठ पे वार किया था। इसके बारे में बताऊंगा मैं कि एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है इस लड़ाई के लिए, पूरा वार के लिए। तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम लेना था, अपना रीजन भी क्लियर करना था। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना था। ऊपर से ऐसा रीजन जहाँ की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 18,000 फीट ऊपर है, टेम्परेचर माइनस में होता है। तो रात इन सबको परिस्थितियों को देखने के लिए क्या क्या किया, और हम लोगों ने ये पूरी बार कितने लोगों के परिश्रम से, कितने कठिन परिश्रम से जीती है, तो इसको बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये हम लोगों ने कारगिल वार को बहुत जीता तो अवश्य, और बहुत ही ज़्यादा पराक्रम जीता, और हर एक व्यक्ति ने पराक्रम जीता दिखाया। तो मैं बताता हूँ, इसमें कुल 25 अफसर, 25 जो हैं ऑफिसर, 436 जवान मतलब सोल्जर ये शहीद हुए। तो मान के चलिए लगभग 461 टोटल कैजुअलिटी हुई इंडिया की तरफ से, जो वीर गति को प्राप्त हुए। देखिए, इनको तो सभी लोग याद भी रखते हैं। इनके अलावा कितनी बड़ी कैजुअलिटी होती है वो देखिए आप। 54 ऑफिसर और 629 सोल्जर ये इंजर्ड हुए, और ऐसे इंजर्ड हुए कि जीवन भर लगभग दिव्यांग के तरीके से काम करेंगे। तो ये भी हमारे एक अनसंग हीरो हैं। अनसंग का अर्थ होता है जिनको हम लोग, जो पर्दे पर नहीं आते। तो कुल मिलाकर ये लगभग 1200 लोग जो हमारे कारगिल वार के मेन हीरो हैं। 26 जुलाई मतलब आज के दिन 1999 में ये युद्ध विराम हो गया, और इस दिन को हम लोग कारगिल विजय के दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल का जो संघर्ष है वो वीर जवानों से भरा हुआ संघर्ष है। हर वीर जवान की इसमें एक अलग अलग कहानी है। तो इसमें हम 4 जो मुख्य प्रमुख जवान हैं जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ, जिनमें से 2 ऑफिसर और 2 सोल्जर थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और
हम लोगों को तो कायदे में हर एक शहीद के बारे में जानना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जो हमारे हीरो हैं, कैप्टन मनोज पांडे, पीवीसी 1/11 गोरखा राइफल्स। इनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। ये बिलोंग करते हैं सीतापुर से, उत्तर प्रदेश। इनके बारे में बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं। तो जानते हैं। देखिए, मैं इनके बारे में डिटेल नहीं बताऊँगा कि हाँ, इन्होंने बचपन से क्या करा, उसके बारे में कोई इतना नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी मैं वीरता ज़रूर सुनाना चाहूँगा। इनका एक टर्म है जो लिखा हुआ है, सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। कि कुछ जो गोल होते हैं बहुत ही ज़्यादा लुभावने होते हैं, मतलब सपने की तरह होते हैं। अगर उनको पाने के लिए हम शहीद भी हो गए या फेल हुए हो गए, तो हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमने उसे पाने की इच्छा की। तो देखिए, एक चौकी पड़ती है कुंकर थांग चौकी पड़ती है। इससे संपर्क करने को जुड़ गए थे इंडियन आर्मी, इससे संपर्क करने को जुड़ गई थी, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की चौकी थी, लेकिन इसमें संपर्क हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के अंडर में ये चौकी पूरी आ चुकी थी, उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो कैप्टन मनोज की जो टुकड़ी थी, उन्हें आदेश दिया कि आप जो हैं जौबार टॉप, देखिए टॉप का मतलब है कि एक हिल के ऊपर का टॉप होगा, आप उस पर कब्जा कीजिए। हिली रीजन है, अगर आप टॉप पे रहोगे तो आप जीतोगे। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस रीजन में हमसे चाइना पाकिस्तान कोई भी जो है लड़ नहीं सकता। सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि लड़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए, टॉप। हम लोग टॉप पे ऐसी जगह पर है, हम लोगों को सब दिखेगा, इसीलिए। तो जयवार टॉप को जो है एक आदर्श सिद्ध करने के लिए कि आपको हमें वहाँ पर तिरंगा झंडा लहरते देखना है, ये उनके पास आदेश आया। तो कैप्टन मनोज ने अपनी वहाँ पे चौकी स्थापित कर दी। 3 जुलाई 1999 को कैप्टन मनोज ने जयकारा लगाया, जय महाकाली आयो गोरखाली, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट से थे, तो इन्होंने जो जयकारा लगाया हुआ था, जय महाकाली आयो गोरखाली, और इन्होंने युद्ध को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अपनी पलटन का नेतृत्व करते हुए, ये आगे बड़े ऑफिसर रैंक के आदमी थे ये, तो इस बहादुर सिपाही ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक लड़ाई में अगर आप लोग कम हैं, आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो अपने साथियों को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में उत्साह है तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने मूवी देखी होगी 300, सिर्फ 300 सिपाही हजारों लाखों से भिड़ जाते हैं। क्यों? उत्साह। तो उत्साह देने में इनमें कोई कमी नहीं थी। तो ये लोग क्या करते थे, बंकर को उड़ाते थे। जो बंकर बना के रखते थे, बंकर को उड़ाना अनिवार्य कि छिप के वहाँ से फायरिंग हो रही है। तो 1 बंकर उड़ाया, 2 बंकर उड़ाया, 3 बंकर उड़ाया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक गोली उनके माथे के बीचों बीच लगी, जिसको हम लोग कहते हैं हेडशॉट। तो उन मनोज ने मरते समय, कैप्टन मनोज ने कहा, ना छोड़नू, मतलब नेपाली भाषा में कहा, ना छोड़नू, उन्हें मत छोड़ना। बदले की भावना से कहा कि ये भारत की ज़मीन है, इस पे ध्यान रखना, इस पे दुश्मन का कब्जा नहीं होना चाहिए। और ये अंतिम शब्द उनके थे। इसके साथ वह चिर निद्रा में लीन हो गए। तो भारत के इतिहास में अपनी बहादुरी के बल पर एक विशेष स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। कैप्टन मनोज का नाम द्रास का कारगिल युद्ध संग्रहालय, जो जम्मू कश्मीर में है, पुणे में स्थित कार्डियो थेरेटिक सेंटर चिकित्सालय, नेशनल डिफेंस एकेडमी का साइंस ब्लॉक, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर वेटरन्स गाजियाबाद, या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का अपार्टमेंट, ये सब कैप्टन मनोज पांडे जी के नाम पर है। तो मैं तो सीतापुर अक्सर जाता रहता हूँ, तो कैप्टन मनोज के नाम के चौराहा भी है, कैप्टन मनोज चौराहा। और लद्दाख में इनकी बहुत बड़ी एक वीर गाथा लिखी हुई है। तो ये थे हमारे पहले हीरो, कैप्टन मनोज पांडे। इनकी मैं पंक्ति बताना चाहूँगा। इन्हें डायरी लिखने का बहुत शौक था। तो एक डायरी का इनका एक छोटा सा अंश है जो मुझे पसंद है, तो मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा। यदि मौत मेरे खुद के साबित करने से पहले आती है,
यदि मौत मेरे खुद के साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मौत को भी मात दे दूंगा। ये इनके कुछ छोटे से अंश थे इनकी डायरी के। अब चलते हैं हमारे दूसरे हीरो पे, योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव बहुत ही साहसपूर्ण इनका परिचय है। इनके घुटने में ग्रेनेड लग गया था। ये आजीवन दिव्यांग हैं इस समय, लेकिन इनके पराक्रम की तो कोई सीमा ही नहीं है। घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल हो गया था, एक टांग के चिथड़े उड़ गए थे समझिए आप। और पूरे शरीर में 15 गोलियां लगी थी, लेकिन इन्होंने अपने पेरेंट्स को वादा किया था कि मैं युद्ध जीतूंगा, और जीत के तिरंगा लहराने के बाद अगर मरूंगा तब मरूंगा। तो आज इन्होंने तिरंगा लहराने के बाद बहुत खुशी की बात है कि हाँ आज भी हम लोग साथ में हैं ये। तो इनकी भूमिका जो थी ऑपरेशन विजय में वो थी मुस्कोट घाटी। इन्हें आदेश प्राप्त हुआ था कि मुस्कोट घाटी में एक चौकी पर कब्जा करना है जो हम लोगों से छूट गई है, मुस्कोट घाटी। ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत स्टार्टिंग से ही ये लड़ने मारने देश के लिए कुछ कर करने की बातें किया करते थे। इनके पिताजी ने बताया था ये इंटरव्यू में। तो योगेंद्र सिंह जी के इन बहादुरी भरे कारनामों के बिना ऑपरेशन टाइगर हिल, जैसे मुस्कोट में ही पड़ता है ना हमारे टाइगर हिल, तो उसके लिए एक अलग इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था अपनी टीम के साथ में, जैसे हम लोग वो कहते हैं ऑपरेशन टाइगर हिल। कई सारी मूवी बनी है तो देखिएगा ऑपरेशन टाइगर हिल, शायद लक्ष्य पिक्चर में कहा गया है अब टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए, शायद ऐसा कुछ है। तो टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए सबसे बड़े जो कहे जाते हैं कि हाँ व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा टाइगर हिल को समझिए पूरा करने में असमर्थ होते हुए भी असंभव को संभव करके दिखाया, तो वो थे योगेंद्र यादव जी। तो इन्हें कहा जाता है कि ऑपरेशन टाइगर हिल में अगर योगेंद्र जी नहीं होते तो ये कामयाब नहीं हो पाता। और जिस टाइम पे इनको परमवीर पुरस्कार मिला, परमवीर चक्र मिला, तो उस समय सबसे युवा व्यक्ति थे ये, भारत के सबसे युवा व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर पुरस्कार मिला। अब इनके बारे में मैं और कुछ कहीं नहीं कह सकता क्योंकि जिस व्यक्ति के ग्रेनेड टांग में लग गया और 15 गोली लगी पूरी बॉडी में, उसके बाद तिरंगा झंडा लहराया टाइगर हिल पर, बहुत बड़ी बात थी। हमारे थर्ड हीरो हैं राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार एक सोल्जर हैं। ये बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, एक छोटे से गांव से, और सबसे छोटे थे पूरे परिवार में ये। लेकिन 13वीं बटाली जे के राइफल्स में इन्होंने बहुत ही काम कर दिखाए थे। इन्हें जो ऑर्डर मिला था वो था मुस्कोह घाटी के पॉइंट, देखिए हर एक टॉप को पॉइंट कहा जाता है, तो पॉइंट 487475 इसमें फ्लैट टॉप का सफाया करने का आदेश दिया गया था। आप उसको क्लियर करें, वहां पे तिरंगा झंडा लहराएं। और ये बहुत ही ज़्यादा घुसपैठियों की इस इलाके में एक मजबूत पकड़ थी, और ये कुछ मुट्ठी भर जवान थे। यहाँ से जीवित लौटने की संभावना बहुत ही कम थी, लेकिन संजय कुमार लगभग एक आत्मघाती मिशन में हमलावर दस्ते के नेतृत्व के लिए आगे बढ़ गए। वे बहुत ही अच्छी तरीके जानते थे कि हो सकता है कि कल का सूर्योदय ना देख पाएं, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन जो जीत की गरिमा और महत्व इनके मन में था, अपने आप को इन्होंने समझाया कि मुझे जीतना है, उसके बाद ही कुछ करना है, अंतिम सांस तक मुझे जीतना ही है। और अपने आप को ये समझाते हुए आगे बढ़ते रहे।
एक समय ऐसा आया कि इनके पैर में 3 गोलियां लगी हुई थीं, लेकिन निडरतापूर्वक वे आगे बढ़ते रहे और पूरे साहस के साथ दुश्मन पर हमला किया और .4875 पर अधिकार कर लिया। तो बहुत ही बढ़िया राइफलमैन संजय कुमार ने किया। अब जो अगला नाम है वो उनके बारे में तो कौन नहीं जानता मेरे हिसाब से, कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा बहुत ही लाजवाब व्यक्ति, वीरता की कोई कमी ही नहीं है इनके पास। ये बिलोंग करते थे हिमाचल प्रदेश को और पहाड़ी रीजन में इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए ये पूरा जानते थे कि हाँ कैसा, मुझे पहाड़ के बारे में सब कुछ नॉलेज थी। तो इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, जितना कह लूँ उतना कम है। 17 जून को तोलोलिंग पर कब्जा किया। इसके बाद एक कब्जा करने के बाद ये होता है जैसे दिल मांगे मोर, तो जो मोर वर्ड है इनके लिए है, बैक टू बैक लड़ाई है, बैक टू बैक लड़ाई। फिर इन्होंने .5140 पर कब्जा किया, जो कि समुद्र से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। और इनकी कंपनी का नाम था डेल्टा कंपनी। डेल्टा और ब्रेवो कंपनी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा तालमेल के साथ बढ़ती गई। तो डेल्टा कंपनी संभाल लेते कैप्टन विक्रम बत्रा और ब्रेवो कंपनी संभाल लेते संजीव जामवाल। चोटी तक पहुंचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था इनके लिए और कम सैनिक थे और टॉप पर बैठे थे। तो टॉप से अगर पत्थर फेंकेंगे तो इतनी स्पीड से आके लगेगा कि गोली की तरह काम करेगा। लेकिन इन्होंने .5140 पर कब्जा किया। इसके बाद इन्हें जो मौका मिला कि आपको .4875 पर अधिकार करना है, मुश्को घाटी भेज दिया गया। अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी इन्होंने कि भाई तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया, .5140 कब्जा कर लिया, अब 4875 की बारी है। अपने मन की पिछली जीत की याद को सजोकर इनकी पूरी उस टीम चतुराई से उस प्रभावी युद्ध में उलझ गई। लेकिन दुश्मन की ओर से हो रही भारी गोलाबारी से इनके मन विचलित हुए। लेकिन इन्होंने विचलित मन को समझाने के बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जाकर 5 लोगों को अकेले मार गिराया। कैप्टन बत्रा ने जब 5 लोगों को मार दिया तो उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, जय माता दी। अब पूरी टीम को इनने उत्साह भरते हुए कहा। तब इन्हें एकदम से पता चला कि सामने से एक बम आ रहा है। तो इन्होंने अपने साथियों को धक्का देकर कहा कि तुम सब बाल बच्चेदार हो, पीछे हट जाओ। उन सब अपने साथियों को बचाने के लिए इन्होंने इतना कहा कि तू सब बाल बच्चेदार हो, हट जाओ पीछे। और वो बम फटा और जय माता दी कहते हुए ये धराशायी हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ साहसपूर्ण नहीं, अपने साथियों को बचाना भी जानते थे। तो कैप्टन विक्रम बत्रा के इस बलिदान और साहसिक कार्य ने उनकी पलटन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अब कैप्टन विक्रम का जो बदला था वो इनके साथ ही लेना चाहते थे और बहुत ज़ोर शोर से। तो .4875 पर अधिकार करने के बाद इनकी टीम ने, भारत सरकार ने उस .4875 का नाम रख दिया है आज कैप्टन विक्रम बत्रा टॉप। ये बहुत ही बड़ी बात है, किसी पॉइंट का नाम एक शहीद के नाम पर बहुत बड़ी बात थी, बहुत सम्मान की बात थी ये। देखिए, एज एन इंडियन किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा क्या होनी चाहिए कि उसे तिरंगे में लपेटा जाए, ये बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है। तो इन्हें सम्मान देने के लिए इलाहाबाद के सर्विस सिलेक्शन सेंटर के एक हॉल को विक्रम बत्रा ब्लॉक नाम दिया गया। जबलपुर में एक एरिया है पूरा, उसका नाम दिया गया कैप्टन विक्रम बत्रा इनक्लेव। देहरादून में जो संयुक्त कैडेट भोजनालय है उसका नाम है विक्रम बत्रा मैस। जब एक किस्सा है बताता हूँ मैं, जब ये अपने घर आखिरी बार गए थे तब उनके एक मित्र ने युद्ध में सतर्क रहने के लिए कहा था। तो इन्होंने जो शब्द थे वो बताता हूँ, मैं या तो भारतीय विजय पताका फहराकर आऊँगा या फिर उसमें लिपट कर,
लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। तो ये जो इनकी लाइन है वो हमेशा प्रेरणा देगी हम सभी को। और पिछले साल शायद इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी शेरशाह। अगर इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल जाननी है तो एक मूवी आई थी शेरशाह के नाम से, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शायद एक्टिंग की है और बहुत बढ़िया थी। तो ये भारत के वो वीर हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए था, और इन सब के नाम हमें मरते दम तक याद रहने चाहिए, क्योंकि परमवीर चक्र विजेता का मतलब है किसी भी भारतीय के लिए मिलिट्री पर्पस के लिए या फिर सिविलियन पर्पस के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। देखिए, ये तो हमारे इंडियन लोग हैं, हमारे अपने हैं। अगर हमें इनके नाम नहीं पता तो कुछ नहीं पता। तो वीडियो के एंड करने से पहले मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा। जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना। जब तुम लौट के जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। ये हमारे वीरों की कहानी थी। इसके बाद देखते हैं कुछ आर्टिकल हैं। ये देखिए, 27 जुलाई 1999 का आर्टिकल है ये। ऑल क्लियर ऑन कारगिल, मतलब पूरा कारगिल हमने साफ कर दिया है, जीत गए हम लोग। एक और आर्टिकल है ये आर्टिकल है 11 जून 1999 का, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। पाकिस्तान रिटर्न डिसफिगर्ड बॉडीज ऑफ सोल्जर। देखिए, हम लोग जो सम्मान अपने शहीदों को वीर गति से जो प्राप्त हुए हैं हमारे जवान, उनको जो सम्मान देते हैं उसका 10% सम्मान भी हमारे दोनों पड़ोसी देश नहीं देते हैं। चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो इसका भी एक किस्सा है। एक कैप्टन मेजर थे पाकिस्तान की आर्मी के, शेर खां सॉरी। तो शेर खां की बहुत ही वीर कहे जाते थे। जो हमारे यहाँ जो ब्रिगेडियर थे बाजवा, कारगिल युद्ध के समय, तो ब्रिगेडियर बाजवा ने उनकी तारीफ की थी कि हाँ देखिए, दुश्मन हो या चाहे हमारी हमारी सेना हो, साहस तो साहस होता है। तो साहस से लड़े थे वो, और कारगिल युद्ध में वो मारे गए थे भारतीय जवानों के द्वारा। तो भारतीय जवान ने उन्हें मारने के बाद कहा था कि हाँ, एक आप अच्छे योद्धा हैं। तो बाजवा जी ने कहा था कि आप उनकी बॉडी लीजिए और आपके लिए, आपके देश के लिए शहीद हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो वहाँ की सरकार थी, उन्होंने उनकी बॉडी को लेने से मना कर दिया था कि ये पाकिस्तानी नहीं है, इनका पाकिस्तानी आर्मी से कोई संबंध नहीं है, ही इज़ अ टेररिस्ट। और आगे चलकर जो जैसे हमारे यहाँ होता है परमवीर चक्र, वैसे वहाँ होता है शेर हैदर, तो उनको वो अवार्ड दिया गया। अब मैं बताना चाहूँगा इस पूरे कारगिल वार का जो रिस्पॉन्सिबल था वो कौन था। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कारगिल वार। आप एक किताब देख रहे हैं, इन द लाइन ऑफ फायर अ मेरियोर। इस किताब के राइटर हैं परवेज मुशर्रफ, जो उस समय पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे। इन्होंने तख्ता पलट कर दिया था, कूप हो गया था, वहाँ पे कू हो गया था। पाकिस्तान में मिलिट्री का शासन था, तो उसके हेड कर रहे थे परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो जब भी कोई किसी को वहाँ पर अपनी राजनीति चमकानी होती है ना पाकिस्तान में, तो इंडिया में हमले करवा दो, आतंकवादी हमला करा दो, आर्मी से लड़ाई करा दो। इन्होंने अपनी किताब में इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा है स्पष्ट कि कारगिल युद्ध का इकलौता जिम्मेदार व्यक्ति मैं हूं। अगर ये ना कहते तो कुछ ऐसा होता नहीं। और आज के टाइम मैंने न्यूज़ देखी, तो इंडिया चाहती तो उस टाइम पे पीओके का हिस्सा कब्जा कर सकती थी, लेकिन हम लोगों का जो रीजन होता है, हम लोग का एक सोच है कि यार हमारा जो चला जा चुका है वो जा चुका, कोई बात नहीं है, लेकिन हम कब्जा नहीं करेंगे और पहला फायर भी हम नहीं करेंगे। तो ये इंडिया की एक सोच है, ये हमारा एक कल्चर है। लेकिन आज के टाइम मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, पीओके को फिर से हासिल करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।